हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी इकोनॉमिक सर्वे 2022। आप इसको इकोनॉमिक सर्वे 2021 से 2022 का भी कह सकते हैं। बेसिकली जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, इसमें जितने भी डाटा वगैरह है वो सारे आपको लास्ट ईयर का ही प्रोवाइड किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, इसको किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, कितने पेजेस होते हैं, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे से क्या क्या चेंजेस की गई है, साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे 2022 के जो मेजर हाइलाइट्स है डिफरेंट सेक्टर्स के, उन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। अगर आपको पता हो तो बीपीएससी का जो 67th बीपीएससी का है उसका डेट अनाउंस कर दिया गया है 30 अप्रैल, और बीपीएससी सीटीपीओ का भी डेट अनाउंस कर दिया गया है 15 मई। अब आपके पास गिन के 3 मंथ्स बचे हुए हैं एग्जाम। अगर बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितना भी डाटा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे डाटा बेसिकली आपसे पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2020 और 21 का जो इकोनॉमिक सर्वे था और 2021 और 22 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें डिफरेंसेस क्या है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दोनों का कवर पेज प्रोवाइड किया हुआ है। हालांकि 2020-21 में जो इकोनॉमिक सर्वे था वो आपका 2 वॉल्यूम में आया था। आगे मैं इस चीज़ को भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। और इस बार जो है अभी तक 1 वॉल्यूम ही प्रोवाइड किया गया है और आगे एक्सपेक्टेड भी है कि 1 वॉल्यूम में ही इसको रखा जाएगा। तो देखिए, अगर आप 2020 और 21 का अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, इसका मेजर फोकस एरिया जो था डैमेज एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, इसका मेजर फोकस एरिया था। वहीं अगर आप 2021-22 का देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप इसका कवर पेज भी देखिए तो इंडिया का मैप दिया गया है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको डेवलपमेंट की बात की गई है। वहीं अगर आप 2020-21 देखिएगा, कोविड का भी यहाँ पे आपको फोटोज़ वगैरह भी प्रोवाइड किया गया है। इवन इसका थीम भी जो था लास्ट ईयर का वो भी कोविड को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए रखा गया था। सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड एंड वी शेप्ड रिफॉर्म, इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया था। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे बेसिक आपको यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई है, डिफरेंट सेक्टर्स के डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई है। आगे मैं इसका थीम भी आपको बताऊंगी, 2021-22 का थीम भी बताऊंगी, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है एग्जाम्स में। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। ये एक एनुअल रिपोर्ट होता है दैट अंडरस्कोर द कंडीशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड सजेस्ट रिफॉर्म दैट वुड बी अंडरटेकन टू एक्सेलरेट ग्रोथ। बेसिकली अगर आप देखिएगा तो एक एनुअल रिपोर्ट होता है जो कि लास्ट ईयर, जो लास्ट आपका फाइनेंशियल ईयर गया रहता है, उसमें कौन से सेक्टर का क्या परफॉर्मेंस रहा था, किस तरीके के डेवलपमेंट करने चाहिए, किस तरीके के रिफॉर्म डिफरेंट सेक्टर्स में लाने चाहिए, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे जस्ट एक सजेशन है। यहाँ पे जितने भी आपको रिफॉर्म्स वगैरह सजेस्ट किए जाते हैं, इट जस्ट अ सजेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाधित नहीं होती है इन सारी चीज़ों को मानने के लिए। इवन अगर मैं आपको बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इकोनॉमिक सर्वे की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। हालांकि बजट जो वर्ड है इसकी भी चर्चा नहीं की गई है, वहाँ पे फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट की चर्चा की गई थी। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में जो भी चीज़ आपको सजेस्ट की जाती है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, गवर्नमेंट इसको मानने के लिए बाधित नहीं होता है। यहाँ पे बेसिकली लास्ट ईयर का जो आपका डेवलपमेंट है, इन सब चीज़ों को फोकस किया जाता है। ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा तैयार किया जाता है। इट रिव्यू द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री एंड इशूज इन द लास्ट 12 मंथ। The survey provides information related to the performance of key development scheme launched by government. The document also explains the performance of major government policies and their impact. बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा जो आपको स्कीम लॉन्च की जाती है, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, कितना सक्सेसफुल रह रहा है वो सारे स्कीम, उसका भी आपको एक यहाँ पे एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, किस तरीके से वो सक्सेसफुल है। इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे इस इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किया जाता है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो बेसिकली डिस्कस करता है फिजिकल डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, इन्फ्लेशन एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। अब इस डॉक्यूमेंट में अगर आप देखिएगा इकोनॉमिक सर्वे में, तो यहाँ पे हाईलाइट होता है कि इम्पैक्ट क्या रहा एग्रीकल्चर सेक्टर का, सर्विस सेक्टर में किस तरीके का डेवलपमेंट हुए या फिर उसमें किस तरीके का डिक्लिनेशन हुआ, इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। कौन से सेक्टर ने कैसा परफॉर्म करा, किस सेक्टर में किस तरीके के रिफॉर्म की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किया जाता है। पहला इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देखेंगे तो 1950 से 1951 में पहली बार तैयार किया गया था। इसके बाद 1964 में क्या हुआ कि इसको बजट के साथ में ही आपको पेश किया जाने लगा।
लेकिन 1964 के बाद क्या हो रहा है कि इसको बजट से एक दिन पहले, जब प्रेसिडेंट दोनों हाउस जो होता है लोकसभा और राज्यसभा, उसकी जब ज्वाइंट सीटिंग लेते हैं, उस टाइम पे पार्लियामेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं प्रेजेंट के, उनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। अगर मैं आपको इस बार बताऊं तो 1 फरवरी को आपको बजट आया था, 31 को आपको इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। चलिए, यहाँ पे मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड एक दो पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार चेंजेस किए गए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए, पहले जो इकोनॉमिक सर्वे था जब 1950 से 1951 के बीच में आया था, उस टाइम पे इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ आपको 38 पेजेस का प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन बाद में जाकर के आपको 900 पेजेस तक इकोनॉमिक सर्वे चला गया था। इस बार फिर इसको डाउन किया गया है 413 पेज में आपको इस बार का इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। 2014 के बाद क्या हुआ कि इसको 2 वॉल्यूम्स में प्रोवाइड किया जाने लगा। 2014 से पहले आपको सिंगल वॉल्यूम आता था, लेकिन 2014 में जब वहाँ पे CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर चेंज किए गए थे, इसके बाद ये आपको 2 पार्ट्स में प्रोवाइड किया जाने लगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 जो था उसमें आपको बेसिकली फ्यूचर कोर्स ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस किया जाता था। वहीं सेकेंड वॉल्यूम में लास्ट ईयर का क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहा था, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाने लगा। इस बार का अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखिएगा तो आपको सिंगल वॉल्यूम में 413 पेजेस में प्रोवाइड किया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ द CEA। लेकिन इस बार क्या हुआ, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे के कृष्णामूर्ति जी, कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम जी, 2000 दिसंबर में इनका टर्म खत्म हो गया था। इसके बाद इसको इस साल का अगर आप देखिएगा 2022 का इकोनॉमिक सर्वे, तो इसको प्रिपेयर किया गया है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर एंड अदर ऑफिशियल ऑफ CEA के द्वारा इसको तैयार किया गया है। अगर इस बार बताओ प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर कौन थे, तो संजीव सानवाल जो थे वो इस बार के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर थे। हालांकि हर एक साल ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा ही तैयार किया जाता था, और जो ये रिपोर्ट है वो इज ड्राफ्टेड बाय द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर एंड अदर ऑफिशियल आफ्टर कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम टर्म इंडेड इन दिसंबर 2021। देखिए, ये प्री बजट इकोनॉमिक सर्वे जो है इज ऑथराइज्ड बाय अ टीम लीड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। डे बिफोर द प्रेजेंटेशन द सेंटर अपॉइंटेड, अभी रिसेंटली न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है इनको अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है V अनंत नागेश्वरम, न्यू CEA इंडिया के बने हैं। लेकिन इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इनके द्वारा प्रिपेयर नहीं किया गया है, क्योंकि एक दिन पहले ही इनको अपॉइंट किया गया था। अगर आप पास्ट ईयर्स का देखिएगा तो ये जो है वो आपको 2 वॉल्यूम में प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन इस बार आपको इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको सिंगल वॉल्यूम में 413 पेजेस में प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ प्रोवाइड कर रही हूँ, जो इकोनॉमिक सर्वे का जो एक बेसिक ग्राफ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि GDP में जो है वो, अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे 2021-22 का, अगर आप देखिएगा लास्ट ईयर जो इकोनॉमिक सर्वे ने प्रोजेक्ट किया था वो आपको किया गया था 11% GDP का ग्रोथ, लेकिन इस बार 9.2% हुआ है। वहीं अगर आप 2022-23 का देखिएगा तो प्रोजेक्ट किया गया है 8.0 to 8.5%। फिजिकल डेवलपमेंट अगर आप 2020-21 के अगर फाइनेंशियल ईयर का देखिएगा तो 9.2% था परसेंट ऑफ द GDP। वहीं 2021-22 का आपको 6.8% किया गया है। इन्फ्लेशन वगैरह में भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है। यहाँ पे मेजर चेंजेस आपको देखने को मिला है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। यहाँ पे जो 2021 से 22 का जो पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिला है। अगर आप दिसंबर तक का देखिएगा तो यहाँ पे आपको 633.6 US बिलियन जो है आपके हमारे पास अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर्स का अगर मैं बताऊं तो देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर मात्र एक ऐसा सेक्टर था जिसमें कोविड के टाइम पे भी आपको ग्राफ निगेटिव में देखने को नहीं मिला था। इसके अलावा चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, इन सारे में आपको निगेटिव में कोविड के टाइम पे ग्राफ देखने को मिला था। ये एक सिंगल सेक्टर है जिसमें अगर आप लास्ट ईयर 2020-21 का देखिएगा तो 3.6% ग्रोथ रेट देखा गया था। वहीं अगर आप 2021-22 का देखिएगा तो आपको 3.9% का देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर आप देखिए लास्ट ईयर का अगर आप देखिए तो -7.0 चला गया था, निगेटिव में चला गया था। वहीं 2021-22 का अगर आप देखिएगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो 11.8% देखने को मिला है। सर्विस सेक्टर, ये तो सबसे ज़्यादा मात खाया था कोविड के टाइम पे, इसमें सबसे ज़्यादा आपको लॉस है, सबसे ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला था।
तो अगर आप देखिएगा 2020 से 21 में जब कोविड का फर्स्ट वेव ने स्ट्राइक किया था, इस टाइम पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको -8.4% देखने को मिला था सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रेट। वहीं अगर आप इस साल देखिएगा तो फिर से ये आपको बैक टू नॉर्मल आ रहा है सर्विस सेक्टर भी। इस साल अगर आप प्रोजेक्टेड देखिएगा तो आपको 8.2% देखने को मिल रहा है। आगे मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगी। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे कभी भी डाउनलोड करके देखा हुआ हो तो उसके फर्स्ट पेज में आपको इंडेक्स प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, जैसे डिफरेंट सेक्टर्स का क्या ग्रोथ रहा, उन चीज़ों को वहाँ पे वहाँ पे आपको सेक्टर्स वाइज दिए गए। जैसे आप पहला देखिएगा तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, फिर आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, फिर आपको फिजिकल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, हर एक चीज़ आपको डिफरेंट चीज़ों में देखने को मिलेगा। तो मैंने भी यही किया है, पूरी कोशिश रही है मेरी कि मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे बहुत डिटेल में और बहुत लीन एंड थीन लैंग्वेज में समझा पाऊँ। क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं है या फिर और भी स्टूडेंट्स के लिए, इवन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बोलूँगी बहुत डिफिकल्ट है ये समझना, ये और बजट। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे भी और बजट भी। मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे के जस्ट बाद मैं आपको बजट पे काम करूँगी और आपको बजट प्रोवाइड करूँगी, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे एग्जाम्स में वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। आपको इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, फिर मैं आपको बजट्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ कि जो लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको वहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको डेली बेसिस पे वहाँ पे करेंट अफेयर्स प्रोवाइड करती हूँ, कभी कभी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्विज भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आपका रिवीजन वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से 10 क्वेश्चंस के माध्यम से हो जाएगा। तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, और हाँ, इन सारे वीडियोज़ का जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करूँगी। चलिए अब मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ हाईलाइट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स वाइज यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूँगी। तो पहला पॉइंट है मेरा स्टेट ऑफ इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिएगा तो 2021-22 में जो प्रोजेक्ट किया गया था 11% का डेवलपमेंट, GDP में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन अगर आप एस्टिमेटेड ग्रोथ देखिएगा तो 9.2% का देखने को मिला है। वहीं अगर आप 2020 और 21 का देखिएगा तो 7.3% देखने को मिला था। 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए GDP प्रोजेक्ट किया गया है 8 to 8.5%. The year ahead is poised for a pickup in private sector investment, with the financial system in a good position to provide support for the economic revival. चलिए अगर आप देखिएगा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स के लिए तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ आपको 3.9% का 2021 से 22 का जो फाइनेंशियल ईयर है ये आपको प्रोजेक्ट किया गया था, एक्सपेक्ट किया गया था एक्चुअली। इंडस्ट्री का देखिएगा तो 11.8% जो कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ये माइनस में चला गया था। वहीं सर्विस सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा मात खाया था कोविड के टाइम पे, इसमें आपको एक्सपेक्टेड ग्रोथ 8.2% का देखने को मिलेगा। ऑन डिमांड साइड कंजप्शन इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.0%, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन by 15%, export by 16.5% and import by 29.4% का ग्रोथ जो है ये एस्टिमेटेड ग्रोथ आपको देखने को मिला है 2021 से 22 के लिए। अब हम लोग GDP प्रोजेक्शन देख लेते हैं। देखिए जो GDP का प्रोजेक्ट किया गया है वो 8 से 8.5% तक इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा किया गया है। वहीं अगर आप वर्ल्ड बैंक के द्वारा देखेंगे 2022 से 2023 के इकोनॉमिक फाइनेंशियल ईयर के लिए तो 8.7% प्रोजेक्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। IMF के द्वारा 9% 2022 से 2023 के इकोनॉमिक सेशन के लिए। वहीं अगर आप 2023 से 2024 का देखिएगा तो 7.1% का आपको GDP प्रोजेक्शन जो है वो एस्टिमेट किया गया है। एशियन डेवलपमेंट के बैंक के द्वारा देखिएगा 2022 से 2023 के लिए तो 7.5% का आपको जो GDP ग्रोथ है वो आपको एस्टिमेट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिस्कल डेवलपमेंट। यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफ प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट बताया हुआ है 2018-19 का, 2019-20 का, 20-21 का और 21-22 का। अगर मैं बताऊँ आपको फिस्कल डेफिसिट होता क्या है तो बेसिकली ये सिचुएशन तब आता है जब गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट्स अर्न। कोविड के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ। गवर्नमेंट ने बहुत सारे जगहों पे हमें रियायत दिया था, बहुत जगह पे हमें छूट दिया गया था। आपको टैक्स अगर आप देखिएगा तो मैं बहुत जगह पे टैक्सेस वगैरह में छूट दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट की अर्निंग कम हो गई थी। लेकिन कोविड का सिचुएशन ऐसा था कि गवर्नमेंट को चाहे वो आपको वैक्सीनेशन पे हो, चाहे वो आपको जो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना हो या फिर गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। तो देखिए इस केस में क्या हुआ कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो आपको काफी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि गवर्नमेंट की अर्निंग नहीं हो रही थी, बहुत जगहों पर ठप हो गया था। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जो गवर्नमेंट से रियायत मांग रहे थे क्योंकि उनका बिजनेस ठप हो चुका था, लेकिन गवर्नमेंट को की अर्निंग ना हो लेकिन उनको स्पेंड करना पड़ रहा था। तो इस केस में
हमारा जो अगर आप 2020-21 का देखिएगा तो फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो इस ग्राफ में मैंने आपको बताया है कि 2018-19 में जो फिस्कल डेफिसिट था वो 3.4% ऑफ जीडीपी था। वहीं अगर आप 19-20 में देखिएगा तो 4.6% था। लेकिन जब 20-21 का अगर आप देखिएगा तो 9.2% ऑफ जीडीपी था। अब हमारी इकोनॉमी जो है वो रिकवरी की तरफ चली है, तो अब हमारा जो एक्सपेक्टेड है 2021-22 का वो आपको 6.8% ऑफ जीडीपी है। हालांकि कोविड के 3 वेव्स ने स्ट्राइक करा है इंडिया में, थर्ड वेव को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया गया है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। तो अभी भी एक्सपेक्टेड है कि अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे तो 6.8% ऑफ जीडीपी रहेगा। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में किन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। द रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रैल टू नवंबर 2021 हैव गॉन अप बाय 67.2% as against the expected growth of 9.6% in 2021 to 2022 budget estimates. When the enhanced borrowing on account of COVID-19, the central government debt has gone up from 49.1% of GDP in 2019 to 2020 to 59.3% of GDP in 2020 to 2021. But it is expected to follow a decline trajectory with the recovery of economy. चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की। यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफ प्रोवाइड किया है जिसमें हम फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रहे हैं। अगर आप 2018-19 और अभी 20-21 का देखिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस देखने को मिला है। 2018-19 में अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो $411.9 बिलियन था। वहीं 2019-20 में $477.8 बिलियन रहा है। 2020-21 में $577 बिलियन और 2021-22 में एक्सपेक्टेड है कि $633.6 बिलियन हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होगा। फॉरेक्स रिजर्व बेसिकली होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। बेसिकली ये जो होता है कि हमारे मार्केट में फॉरेन का कितना ज़्यादा पैसा है, ये आपको मैं लीन और थीन लैंग्वेज में बता रही हूँ। देखिए ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो रिबाउंड करेगा स्ट्रांगली एंड सरपास्ड प्री कोविड लेवल। एक्सटर्नल डेब्ट रोज टू $593.1 बिलियन एट द एंड ऑफ सितंबर 2021। वहीं अगर आप अर्ली देखिएगा फर्स्ट क्वार्टर में देखिएगा तो आपको ये जो एक्सटर्नल डेब्ट था वो $556.8 बिलियन था। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिला है। फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये क्रॉस कर चुका है $600 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 से 22 एंड टच द $633.6 बिलियन एज ऑफ दिसंबर 31st 2021। देखिए अगर आप नवंबर की बात करेंगे एट द एंड ऑफ नवंबर तो इंडिया के जो है वो 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर है वर्ल्ड का आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो काफ़ी फास्ट रेट से ग्रो कर रहा है। इवन हमारा टारगेट भी है $5 मिलियन का जो हमारा टारगेट है उसको भी इंडिया अचीव कर लेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। द लिक्विडिटी इन द सिस्टम रिमेंड इन सरप्लस। रेपो रेट जो है इसको मेंटेन किया गया है 2021-22 में 4%। आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जैसे जी सेक्शन एक्वाइजेशन प्रोग्राम, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन टू प्रोवाइड फर्दर लिक्विडिटी। अब हम लोग ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस रेशियो की बात कर लेते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। वहीं अगर आप 2017-18 में देखिएगा तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो जो है वो 11.2% पे था और अगर आप एंड ऑफ सितंबर एंड 2021 में देखिएगा तो आपको 6.9% देखने को मिला है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस रेशियो डिक्लाइन फ्रॉम 6% टू 2.2% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। The capital to risk weighted asset ratio of Scheduled Commercial Bank continued to increase from 13% in 2013-14 to 16.54% at the end of September 2021। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन का। द एवरेज हेडलाइन सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन मॉडरेट टू 5.2% इन 2021 टू 2022 अप्रैल टू दिसंबर। वहीं अगर इस सेम पीरियड में 2020 से 21 में देखिएगा तो आपको 6.6% था। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो परसेंटेज है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार थॉरोली उसको बता देती हूँ, इसके बाद मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूड इन्फ्लेशन एवरेज्ड एट अ लो ऑफ 2.9% इन 2021 टू 2022 अप्रैल टू दिसंबर एज अगेंस्ट 9.1% इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। वहीं अगर आप होल सेल इन्फ्लेशन की बात करेंगे, WPI इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें आपको इंक्लिनेशन देखने को मिला है। ये आपको है 12.5% ड्यूरिंग 2021 टू 2022 अप्रैल टू दिसंबर।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स आया था 2020-21 का, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। अगर आपको याद होगा तो वहां पे मैंने आपको इंडिया का ओवरऑल स्कोर भी बताया था कि इसमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिला है। 2020-21 का अगर आप इंडिया का ओवरऑल एसडीजी नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स का अगर आप स्कोर देखेंगे तो आपको 66 था। वही 2019-20 में 6 था, 60 था, तो आपको 6 का आपको इस यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला था, इंक्लिनेशन देखने को मिला था। वहीं अगर आप 2018-19 का देखेंगे तो 57 था। द नंबर ऑफ फ्रंट रनर स्कोरिंग 65 to 99 इंक्रीज्ड टू 22 स्टेट्स एंड यूटीज इन 2020 से 21। वहीं अगर आप 2019-20 में अगर आप फ्रंट रनर्स की देखेंगे तो ओनली 10 स्टेट्स एंड यूटीज थे। In Northeast India, 64 districts were front runner and 39 districts were performed in Niti Aayog Northeastern Region District SDG Index 2021 to 2022. India has the 10th largest forest area in the world. अगर आप अगस्त 2021 का देखिएगा तो यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, इसको अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें इस चीज़ को रखा गया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको 2022 तक कंप्लीटली आउट कर दिया जाएगा, कंप्लीटली इसको बैन कर दिया जाएगा, इसको आउट कर दिया जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक। चलिए अगर हम इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो 2020 का जो इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से इंडिया रैंक्ड थर्ड ग्लोबली इन इंक्रीजिंग इट्स फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम 2010 से 2020। इन 2020 द फॉरेस्ट कवर 24% ऑफ टोटल जोग्राफिकल इंडियाज टोटल जोग्राफिकल अकाउंटिंग फॉर 2% ऑफ द वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट एरिया। 2021 के अगस्त में जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल लाया गया था, जिसका टारगेट है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको 2022 तक कंप्लीटली आउट कर देना। The compliance status of grossly polluting industries located in the Ganga mainstream and its tributaries improved from 39% in 2017 to 81% in 2020. चलिए अब हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एग्रीकल्चर और जो एंड इसकी सब्सिडीज़ जो हैं ये एक पहला सेक्टर था जिसमें कोविड के टाइम में भी आपको डिक्लाइन देखने को, निगेटिव में देखने को नहीं मिला था। द एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन्ड beyond growth in past 2 years, accounting for a sizable 18.8% in 2021 to 2022 in gross value added of the country, registered a growth of 3.6% in 2020 to 2021। वहीं 2021-22 का आपको एस्टिमेटेड है कि इसमें आपको 3.9% का जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगा। द एलिड सेक्टर इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज are steadily emerging to be high growth sector and major drive of overall growth in agriculture sector. India run one of the largest food management program in the world. चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर के लिए इकोनॉमिक सर्वे में क्या चीज़ें कही गई है। अगर आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये रिपोर्ट देखेंगे तो इसके हिसाब से अप्रैल टू नवंबर 2020 में जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, इसके हिसाब से जो आपको ग्रोथ है वो -15.3% था। वहीं अगर आप अप्रैल टू नवंबर 2021 में देखेंगे तो आपको 17.4% देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द इंडियन रेलवे। इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। देखिए अगर आप देखिएगा 2020 से 21 में तो टोटल 1,55,181 करोड़ रुपीस खर्च किए गए हैं इंडियन रेलवे पे। इवन जो बजट आया था 2021-22 का उसमें ये चीज़ कहा भी गया था कि जो एक्सपेंडिचर है उसको हम 2,15,058 करोड़ तक हम जो बजट है उसमें इतने पैसे एलोकेट किए गए थे आपको इंडियन रेलवे के लिए, लेकिन खर्च किया गया है 1,55,181 करोड़ रुपीज़ 2020-21 में। वहीं अगर आप 2009 से 2014 का कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको 5 गुना इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए अगर आप 2009 से 2014 में देखिएगा तो एवरेज एनुअल जो है वो आपको 45,980 करोड़ रुपीस इंडियन रेलवे पे खर्च किए जाते थे। 2020-21 में आपको 1,55,181 करोड़, वहीं 2021-22 में अगर आप देखिएगा तो 2,15,058 करोड़ रुपीस खर्च किए गए। तो अगर आप कंपैरिजन देखिएगा तो करीब 5 गुना आपको 2014 के कंपैरिजन में आज के टाइम पे इंडियन रेलवे पे खर्च किया जा रहा है। अगर हम एक्सटेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 2019-20 में पर डे जो है आपको 28 किलोमीटर्स का एक्सटेंशन देखने को मिलता था रोड कंस्ट्रक्शन में। वहीं अगर आप 2020-21 में देखिएगा तो आपको 36.5 किलोमीटर्स पर डे को देखने को मिला। तो करीब आपको 10 किलोमीटर हर दिन आपको जो ये रोड का एक्सटेंशन है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इन चीज़ों को इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किया गया है।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर्विसेज की। देखिए अगर कोविड का देखिएगा तो सबसे ज़्यादा अगर किसी भी सेक्टर को इफेक्ट हुआ तो आपको सर्विस सेक्टर था। तो इन चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट की गई। हालांकि अब इस साल का अगर आप क्वार्टर देखिएगा, इवन लास्ट ईयर का भी लास्ट जो क्वार्टर था उसमें आपको इंक्रीमेंट अब सर्विस सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। वहाँ पर भी जो आपको ग्राफ है वो आपको पॉजिटिव की तरफ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखिएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA ऑफ सर्विस क्रॉस्ड प्री pandemic level in July to September quarter of 2021 to 2022. However, GVA of the contact intensive sectors like trade, transport, etc. still remain below pre-pandemic level. देखिए अगर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, देखिए सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आपको जुलाई और सितंबर का जो क्वार्टर आया था उसमें आपको लग रहा है कि हाँ वो कोविड के फेज से निकल पाए हैं और उनमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ सेक्टर जैसे टूरिज्म है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, इन सब में अभी भी आपको जो ग्राफ है वो आपको बिलो की तरफ ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल सर्विस सेक्टर GVA इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 8.2% इन 2021 से 2022। वहीं अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 to 2021 द सर्विस सेक्टर रिसीव्ड ओवर USD 16.7 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 54% ऑफ टोटल FDI इनफ्लो इनटू इंडिया। रिफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लाए हैं, जैसे रिमूविंग टेलीकॉम रेगुलेशन इन IT BPO सेक्टर एंड ओपनिंग अप ऑफ स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स। अगर हम लोग सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे भी जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर था उसमें देखने को मिला है कि सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट जो है वो भी आपको सरपास्ड हो रहा है प्री पेंडेमिक लेवल। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 21.6% का ग्रोथ देखने को मिला था फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 to 2021, स्ट्रेंथेंड बाय द ग्लोबल डिमांड फॉर सॉफ्टवेयर एंड IT सर्विस एक्सपर्ट। अगर हम स्टार्टअप की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड है आफ्टर US एंड China. Number of new recognized startup increased to over 14,000 in 2021 to 2022. वहीं अगर आप 2016 से 17 में देखिएगा तो 733 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स आपको देखने को मिलते थे। तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इवन अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो 2021-22 में आपको 14,000 से अधिक स्टार्टअप देखने को मिला है। यहाँ पे यूनिकॉर्न का दर्जा भी जो है वो आपको 2021-22 में आपको 44 स्टार्टअप्स को दिया गया है। अगर अब आप देखिएगा सर्विस सेक्टर्स में यूनिकॉर्न का स्टेटस जो है वो टोटल आपको 83 स्टार्टअप्स को दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट इंक्लूड कर देती हूँ कि अगर आप दिल्ली का देखिएगा अप्रैल 19 टू दिसंबर 2021 तो यहाँ पे 5,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स आपको देखने को मिले हैं। बैंगलोर का देखिएगा तो 4,514 स्टार्टअप्स देखने को मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 11,308 स्टार्टअप्स, हाईएस्ट स्टार्टअप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हालांकि पहले आपको बैंगलोर में स्टार्टअप्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन इस बार दिल्ली ने बैंगलोर से आगे निकल चुकी है और इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स जो है वो आपको मुंबई के अंदर देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के अंदर एक्चुअली कहेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलता है 11,308। चलिए अब हम लोग देखते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर के इकोनॉमिक सर्वे 2022 में क्या कहा गया है। पहले हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। विथ रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी द एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर बाउंस बैक टू प्री पैंडेमिक लेवल ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 to 2021 एज पर द क्वार्टरली पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा अप टू मार्च 2021 एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन सेक्टर अफेक्टेड बाय pandemic was recovered almost to pre-pandemic level. According to Employment Provident Fund Organization data, formalization of jobs continued during the second COVID wave. Adverse impact of COVID on formalization of job much lower than during the first COVID wave. चलिए अब हम लोग लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा बहुत ज़्यादा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको चेंजेस देखने को मिला था, स्पेशली आपको हेल्थ सेक्टर में आपको देखने को मिला था। द एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ GDP इंक्रीज्ड फ्रॉम 6.2% इन 2014-15 to 8.6% इन 2021 to 2022 एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसके हिसाब से
आपको कहा गया है कि टोटल फर्टिलिटी रेट अगर आप देखेंगे तो ये आपको 2 हो गया है, केम डाउन टू 2 इन 2019 to 2021 फ्रॉम 2.2 इन 2015 to 16। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिले हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट एंड इंस्टीट्यूशनल बर्थ हैव इम्प्रूव्ड इन 2019-20 ओवर ईयर 2015 to 16। हर अंडर जल जीवन मिशन जो है 83 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बिकम हर घर जल डिस्ट्रिक्ट्स। इंक्रीज अलॉटमेंट ऑफ फंड टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टू प्रोवाइड बफर फॉर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर इन रूरल एरियाज ड्यूरिंग द पेंडेमिक। इवन अगर आपने देखा होगा तो मनरेगा के अंदर बहुत सारे जॉब्स कोविड के अंदर रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में आपको प्रोवाइड किया जा रहा था, और इसका जो आपको पर डे का जो इनकम है मनरेगा के अंदर उसको भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला था। तो देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। In addition to National Health Mission, Union Budget 2021 से 22 announced आयुष्मान भारत Health Infrastructure Mission, a new centrally sponsored scheme to develop capacities of primary, secondary and tertiary healthcare system, strengthen existing national institution and create new institution to cater to detection of cure and new emerging diseases। देखिए इंडिया उन फ्यू कंट्रीज में से बन गया है जिसने जो कोविड की वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप इस टाइम पे देखिएगा तो आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया के अंदर पहला डोमेस्टिक कोविड-19 का वैक्सीन कोवैक्सीन डेवलप किया गया था भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सारे मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एक बार आप इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल में ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो हम क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको नहीं प्रोवाइड कर पाते, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक सर्वे और बजट अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हो, चाहे बीपीएससी आपको जो कि 30 अप्रैल को शेड्यूल किया गया है, 15 को आपको बीपीएससी का सीडीपीओ है, अब बैक टू बैक आपको एग्जाम्स होने वाले हैं, एसएससी सीजीएल है, अब बैंक के एग्जाम्स भी आपको बैक टू बैक होने वाले हैं। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको एक डिटेल प्रोवाइड किया है, किसी भी पॉइंट पे कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितनी लीन एंड थीन लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। किसी भी पॉइंट पे कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, और कुछ दिनों में आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर्मेट में इकोनॉमिक सर्वे भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक इंपॉर्टेंट वीडियोस पे काम कर रही हूँ, जैसे जनवरी और फरवरी के पीडी पे काम कर रही हूँ, और मैं आपके लिए बजट पे काम कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे ही टॉपिक आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद मैं आपको मंथली बेसिस पे टॉपिक बाय टॉपिक करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कीजिए, ताकि वहाँ मैं जो आपको 10 क्विज प्रोवाइड करती हूँ इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जा रहा है। मुझे पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट आता है कि मैंने पीडीएफ नहीं प्रोवाइड किया, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको बैक टू बैक पीडीएफ आपको सारे वीडियोस की प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।